आप देख रहे हैं मार्केट स्टूडियो। सबसे पहले आज के कारोबार का ब्यौरा लेते हैं, क्योंकि कल होगी जुलाई सीरीज की एक्सपायरी और उससे ठीक पहले बाजार में हमने थोड़ी उथल पुथल देखी और दबाव के साथ भारतीय बाजार हुए हैं बंद। निफ्टी लगभग 100 अंक नीचे क्लोज हुआ है। सेंसेक्स में भी 400 अंकों की वीकनेस रही। हालांकि निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी में दबाव कम था। ये स्लाइटली नेगेटिव बायस के साथ आज के सेशन में क्लोज हुआ है। आज कुछ पॉकेट्स थी जो कि अच्छा परफॉर्म कर रही थी, कुछ पॉकेट्स ऐसी थी जो कि बाजार को नीचे ट्रैक कर रही थी। आज हमने फार्मा और मेटल स्टॉक्स में अच्छी परफॉर्मेंस देखी। मेटल्स इनफैक्ट पिछले एक महीने के दौरान कांस्टेंट मूवर रहे हैं, ये हमने देखा है। लेकिन अगर दबाव वाले सेक्टर्स आप देखेंगे तो थोड़ी बहुत दबाव हमने ऑयल एंड गैस स्पेस में देखा। ऑटो स्टॉक जो कि कल जोरदार परफॉर्मेंस के साथ बंद हुए थे, वहां पर थोड़ा दबाव आज के सेशन में बनता हुआ दिखा। लेकिन अगर आप रेंज आज की देखेंगे तो निफ्टी ने 190 अंकों के दायरे में आज कारोबार किया है। वहीं निफ्टी बैंक ने 440 अंकों के दायरे में कारोबार किया है। सेंसेक्स ने 773 अंकों के दायरे में कारोबार किया है। अगर आप एडवांस डिक्लाइन का रेशियो देखेंगे तो निफ्टी के 22 शेयर्स ऐसे थे जो कि बढ़कर बंद हुए हैं, वहीं 28 शेयर्स ऐसे थे जो कि दबाव के साथ हुए हैं क्लोज। निफ्टी बैंक के 8 स्टॉक्स बढ़कर बंद हुए हैं, 4 शेयर्स दबाव के साथ क्लोज हुए हैं। सिमिलरली निफ्टी एफएनओ के स्टॉक्स आप देखेंगे तो 75 शेयर्स ऐसे थे जो कि बढ़कर बंद हुए हैं, 65 शेयर्स दबाव के साथ हुए हैं क्लोज। सेंसेक्स के 11 शेयर्स बढ़कर बंद हुए और 19 शेयर्स दबाव के साथ बंद हुए हैं। एनएससी बीएससी के आंकड़े देखेंगे यानी ब्रॉडर मार्केट का जो एडवांस डिक्लाइन का रेशियो है वो ऑलमोस्ट बराबर था। एनएससी के 1000 शेयर्स बढ़कर बंद हुए, 800 शेयर्स दबाव के साथ क्लोज हुए। बीएससी के 1370 शेयर्स बढ़कर बंद हुए हैं, 1329 शेयर्स दबाव के साथ बंद हुए हैं। पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन आप देखिए, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया डॉक्टर रेड्डीज ने, जिसके नंबर्स अच्छे आए और नंबर्स के बाद हमने एक तेजी इस स्टॉक में आते हुए देखिए। 7.5 अंकों का कंट्रीब्यूशन डॉक्टर रेड्डीज की साइड से रहा। आईटीसी ने 4 अंकों का कंट्रीब्यूशन दिखाया खरीदारी की तरफ। इंडसइंड बैंक ने भी 4 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दिखा और एलएनटी ने 3 अंकों का। नेगेटिव कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज कल नतीजा आने हैं, उससे पहले थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग रिलायंस इंडस्ट्रीज में हावी हुई। 64 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन अकेले रिलायंस की ओर से रहा। एचडीएफसी बैंक की ओर से 20 अंकों का, इन्फोसिस की ओर से 8 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन और एचडीएफसी लिमिटेड ने 7.5 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दिया। ईयर हाइस पर आप देखेंगे तो कई शेयर्स थे जो कि पहुंचे आज अपने नए हाइस पर, जिसमें एक दीपक नाइट्राइट, साथ ही जुबिलेंट लाइफ, लॉरस लैब्स, एमसीएक्स, माइंडट्री, टीसीएस और सिंजिन, ये कुछ स्टॉक्स थे जो कि अपने नए हाइस पर आज के सेशन में पहुंचे। टॉप टर्नओवर देखेंगे तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स या फिर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स का रहा रिलायंस में, बजाज फाइनेंस, डॉक्टर रेड्डीज और इंडसइंड बैंक, जहां पर ज्यादा वॉल्यूम्स के साथ आज कारोबार हुआ, और साथ ही एचडीएफसी बैंक। लेकिन अब कल की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कल की तैयारी आपको कैसे करनी है, इस पर करते हैं फोकस। हमारे साथ पूरा पैनल मौजूद है। वीरेंद्र हमारे साथ मौजूद है डेटा को समझाने के लिए जो डेरिवेटिव फ्रंट पर बिल्डअप हुआ है आज के सेशन में। सुमित बताएंगे कल आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट अर्निंग्स के बारे में। रिलायंस इंडस्ट्रीज पर चर्चा करेंगे नीरज वाजपेयी से, जो बताएंगे नंबर्स को लेकर एक्सपेक्टेशंस क्या है। यतिन है डीलिंग रूम का चेक लेकर और हमारे एक्सपर्ट सजदानंद उत्तेकर भी बने हुए। सबसे पहले वीरेंद्र के पास चलते हैं। वीरेंद्र, डेटा के बारे में बताइए, कल सीरीज की एक्सपायरी है, उससे पहले सेंस क्या मिल रहा है डेटा को देखते हुए? ट्रेडर्स का रुझान किस तरफ है? इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अकाउंट ओपन कर। दीपाली, अच्छी गैप अप ओपनिंग के बाद हमने 11,340 को छुआ, लेकिन उसके बाद से ही थोड़ा सा अगर आप देखें तो 11,300, 11,350, 11,400 की रेंज में कॉल राइटर्स काफी थे। स्पेशली 11,300 की कॉल में काफी राइटिंग हुई, जो कि इंडिकेट करती है कल के लिए भी 11,300, 350 एक इम्पोर्टेंट सप्लाई क्लस्टर होगा, रेजिस्टेंस होगा। नीचे 11,100, 11,150, 11,200 के पुट्स में काफी सब्सटेंशियल करीब 60 लाख का ओआई खड़ा है, जो कि इंडिकेट करता है 11,150, 180 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर काम करेगा एक्सपायरी डे के लिए। निफ्टी बैंक स्टेबल था, स्ट्रॉन्ग था, लेकिन आखिरी में थोड़ा सा नीचे आया। लेकिन याद रखिए 22,500, 300, 400 इन 3 स्ट्राइक्स पे सबसे ज्यादा ओआई खड़ा है। तो कल के लिए सप्लाई जोन फिर वही होगा जो आज था, यानी 22,300, 22,500। लेकिन अहम सपोर्ट आता है 21,800 के जोन में, क्योंकि 21,500, 600, 700 के जोन में और 800 के जोन में काफी सब्सटेंशियल ओआई खड़ा है यहाँ की पुट्स पे। तो नीचे बेस 21,800 और ऊपर रेजिस्टेंस 21,300, 21,500। ठीक है, सजदानंद से पूछ लेते हैं कल के लिए क्या वो रेंज देख रहे हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर कहां एक्सपायरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और अगर किसी को स्ट्रैटेजी प्लान करनी हो तो क्या सजेशन होगा, बताइए सजदानंद।
गुड आफ्टरनून दीपाली। दीपाली, यहाँ पर क्लियरली एक रेंज डिफाइन हो चुकी है। 11,100 150 एक अच्छा सपोर्ट जोन है। एंड ऊपर अगर हम देखें तो काफ़ी सप्लाई मिल रहा है अराउंड 11,400 11,350 रेंज स्ट्राइक्स के आसपास। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर काफ़ी रेंज बाउंड रह सकता है कल का मार्केट। एंड मुझे लग रहा है यहाँ पर एक मीन रिवर्जन प्ले ही रखना चाहिए, जहाँ पर लोअर बाउंड है मुझे लग रहा है 11,150 के आसपास, जहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। बट ऑन द हायर साइड 11,300 11,350 एक प्रॉफिट बुकिंग जोन होगा। ओवरऑल निफ्टी के लिहाज से मुझे लग रहा है एक्सपायरी कहीं जाकर 11,250 से 300 इसी पर्टिकुलर रेंज में होनी चाहिए। एंड 11,000 के नीचे की प्रोबेबिलिटी फिलहाल तो नहीं लग रही है। अगर बैंक निफ्टी का भी डेटा देखें तो जैसे हम लगातार बोल रहे हैं कि 22,000 एक अच्छा लेवल है जहाँ पर लॉन्ग्स बनाने चाहिए। 21,800 एक काफ़ी कॉन्फिडेंट लेवल लग रहा है स्टॉप लॉस के लिहाज से। एंड ऊपर मुझे लग रहा है एक्सपेक्टेशन वही है 22,500 एक प्रॉफिट बुकिंग जोन होगा। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर भी रेंज 21,800 से लेके 22,500 तक की है। एंड एक्सपायरी के लिहाज से मुझे लग रहा है 22,300 से 22,400 के आसपास कहीं जाकर एक्सपायरी कल की शेपअप होनी चाहिए बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो बैंक निफ्टी पर तो व्यू खरीदारी का रहेगा 22,000 के लेवल्स पर, 22,500 के टारगेट, 21,800 का स्टॉप लॉस। लेकिन निफ्टी रेंज में रह सकता है 11,150 से लेकर 11,300, ये एक लाइकली 11,300 11,350 एक लाइकली रेंज रह सकती है। लेकिन चलिए स्टॉक्स पर करते हैं फोकस। कल क्या स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए, रिजल्ट्स पर बातचीत करेंगे, लेकिन पहले क्विकली डॉक्टर रेड्डीज पर एक व्यू दीजिए, जहां पर नंबर्स के बाद हमने काफी अच्छा स्पर्ट आते हुए देखा। दिन के ऊपरी स्तरों पर यह स्टॉक क्लोज हुआ है। जिन्होंने पोजीशंस कल के लिए कैरी कर ली हैं उनके लिए सजेशन क्या होगा? दीपाली, मुझे लग रहा है यहाँ पर एक्सटेंशन जरूर आ सकता है। जिस तरीके से डेटा प्लेस्ड है अराउंड 4400 के आसपास, कॉल राइटर्स की थोड़ी सी पोजीशन हैवी लग रही है। तो मुझे लग रहा है कल के लिहाज से 4380 तक ये पर्टिकुलर मोमेंटम एक्सटेंड होना चाहिए। बट वो पर्टिकुलर लेवल एक रिव्यू जोन होगा। एंड एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मुझे लग रहा है अराउंड 4225 के आसपास अभी प्लेस करना चाहिए। लॉन्ग पोजीशंस मेंटेन करनी चाहिए। अगर कल की क्लोजिंग 4380 या 4400 के ऊपर हो जाती है तो एक काफ़ी बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पर एस्टैब्लिश होगा ऑन द हायर डिग्री चार्ट्स मंथली बेसिस पर भी। तो मुझे लग रहा है काफ़ी इंटरेस्टिंग जंक्शन पर है 4380 कल के लिए एक लेवल होगा रिव्यू करने के लिए। ठीक है, तो होल्ड कर सकते हैं पोजीशन 4380 4400 के लेवल्स को वॉच कीजिए। अगर वो क्लोज हो गए उसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो स्ट्रेंथ फर्दर एक्सटेंड हो सकती है। अच्छा, रिलायंस इंडस्ट्रीज पर बातचीत करते हैं। पहले तो नीरज जी के पास चलते हैं और पूछ लेते हैं नंबर्स को लेकर एक्सपेक्टेशंस क्या है, उसके बाद कल का स्ट्रैटेजी भी लेंगे सजदानंद से। नीरज जी बताइए, क्या अनुमान है रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजों को लेकर? देखिए, रिलायंस के पहली तिमाही के नतीजों पे लॉकडाउन, लोअर डिमांड और लोअर प्राइसेस का थोड़ा इम्पैक्ट जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि पूरी दुनिया में प्राइसेस कम हुए थे, डिमांड घटी थी और लॉकडाउन था, तो इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन जो इसका इम्पैक्ट ज़्यादातर आपको मिलेगा वो रिटेल बिजनेस पे खास तौर पे देखने को मिलेगा, क्योंकि रिटेल की शॉप्स बंद थी और बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहा था ट्रांसपोर्ट की वजह से। ऑनलाइन रिटेल भी बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रहा, तो उस पर ज़्यादा असर देखने को मिलेगा और पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे भी देखने को मिलेगा। जीआरएम का जो अनुमान लगाया जा रहा है कि वो $5 से $7 के बीच में कहीं रह सकता है, बेस्ट होगा इंडस्ट्री का। और उसके बीच वजह यह है क्योंकि इनके पास जो टेक्नोलॉजी है कि वो हैवी क्रूड को प्रोसेस कर लेते हैं, तो जीआरएम थोड़ा कम होगा पिछले बार के मुकाबले, लेकिन फिर भी इंडस्ट्री का बेस्ट होगा और बहुत ही अच्छा पेश करेंगे। टोटल नंबर पर अगर आप देखें तो जो इनका मुनाफा है वो करीब करीब 8,500 करोड़ के आसपास आना चाहिए, ऐसा हमारा अनुमान है। पिछले बार से थोड़ा सा कम होगा क्योंकि ओवरऑल वॉल्यूम घटा, इसीलिए रेवेन्यूज भी आप देखिए 1,06,000 से 1,20,000 करोड़ के आसपास आना चाहिए, जबकि पिछली बार 1,36,000 करोड़ था। तो बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, लॉकडाउन था इसलिए थोड़ा सा वॉल्यूम कम हुआ होगा। एबिटा लेवल पे 17,500 करोड़ के आसपास की अनुमान हम लोग लगा के चल रहे हैं, वो मीट होना चाहिए। हालांकि पिछली बार से ये भी कम होगा, तो इसकी वजह हमने आपको बताई लॉकडाउन है। जियो में आपको सरप्राइज मिलेगा, मुनाफा में जबरदस्त ग्रोथ मिलेगी और मुनाफा करीब 2,300 से 2,500 करोड़ के आसपास आना चाहिए, जो पिछली बार 1,350 करोड़ था। तो शार्प प्राइस उसमें इसलिए आएगी क्योंकि लॉकडाउन के दौरान वर्क फ्रॉम होम बहुत हुआ है, डेटा कंजम्पशन बहुत हुआ है, क्लाइंट एडिशन बहुत हुआ है। 39 करोड़ के आसपास क्लाइंट पहुंच चुके हैं, फाइनल नंबर हमारे ख्याल में यही आना चाहिए। और आरपू जो है 130 से 138 के बीच में कहीं रहना चाहिए। रेंज में इसलिए दे रहा हूं क्योंकि कितना डेटा कंज्यूम हुआ है, कितने नए वाउचर्स बिके हैं, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा, इसलिए आरपू हिसाब से देखना चाहिए। और जैसा कि मैंने कहा कि रिटेल में आपको ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिलेगा क्योंकि वो डायरेक्ट इंपैक्टेड था, वो बंद हो गया था, तो उस वजह से उसका जो रेवेन्यू है वो 38,200 करोड़ से 38,300 करोड़ के बीच में रहना चाहिए।
तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के नंबर्स पर सजदानंद का व्यू ले लेते हैं। एक ऐसा स्टॉक जो कि टॉप आउट परफॉर्मर रहा हो लगातार और अपने रिकॉर्ड हाई से थोड़ा सा भी नीचे आया है आज, क्योंकि 3.5% फिसला है तो अपने हाई से उतना ही नीचे ट्रेड कर रहा है। कल एक रेंज बताइए, क्या आप लाइकली एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अगर नंबर्स से पहले उथल पुथल होती भी है तो नीचे कहां सपोर्ट है, ऊपर कहां आप रेंज देख रहे हैं? एक कंसिस्टेंट आउट परफॉर्मर रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर इसके ट्रेंड है, अभी भी कहीं जाकर मेजर वीकनेस नहीं है। आज के सत्र में ज़रूर एक बेल्ट होल्ड फॉर्मेशन आई है एंड वो पर्टिकुलर फॉर्मेशन अगर हम ऑप्शंस डेटा के साथ भी क्लब करें तो 2200 के आसपास लगभग 21,64,000 का हुआ है, तो काफ़ी बड़ा हर्डल है वहाँ पर और उसी के नज़दीक आकर ये फॉर्मेशन हुई है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ी सी एक करेक्टिव वेव आ सकती है। 2050 मुझे लग रहा है एक अच्छा सपोर्ट रह सकता है अगले कुछ दिनों के लिए। बट ओवरऑल अगर हम इस रेंज को देखें तो मुझे लग रहा है 2150 से लेकर 2050 इस पर्टिकुलर रेंज में स्टॉक थोड़ा सा ऑस्किलेट कर सकता है। पिछले दिनों की 10 दिन की रैली के बाद 2 दिन का करेक्शन यहाँ पर शेप हुआ है, तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा अगर करेक्शन आता भी है तो मुझे लग रहा है 2050 के आसपास कहीं जाकर वापस एक सपोर्ट मिल सकता है। ठीक है, तो लॉन्ग पोजीशंस अवॉइड करनी है क्योंकि काफी आउट परफॉर्मर स्टॉक रहा है। लेकिन हाँ, एक रेंज आपको जरूर बताई गई है अगले कुछ दिनों के लिए सजदानंद की ओर से। लेकिन कल 2 और इंपॉर्टेंट नंबर्स आते हैं। इनफैक्ट कल रिजल्ट्स की जो लिस्ट है वो काफी लंबी है। टोरेंट फार्मा, डाबर, एचडीएफसी लिमिटेड, कैश मार्केट के भी कई शेयर्स हैं जिनके नंबर्स कराएंगे। लेकिन 2 स्टॉक्स पर फोकस कर लेते हैं, तो डाबर और दूसरा एचडीएफसी लिमिटेड, क्योंकि डाबर दिन के ऊपरी स्तरों पर क्लोज हुआ है और एचडीएफसी लिमिटेड दिन के निचले स्तरों पर। दोनों के अर्निंग्स को लेकर एक्सपेक्टेशंस क्या है, सुमित से पूछते हैं और उसके बाद स्ट्रैटेजी लेंगे। सुमित बताइए। कल नंबर्स के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट दिन है, जहां पे दिग्गज कंपनियों के साथ साथ मिड कैप कंपनीज के भी नंबर्स आएंगे। लेकिन कुछ अगर चुनिंदा नंबर्स की बात की जाए तो एक इंपॉर्टेंट नंबर आना है एनबीएफसी स्पेस में। एचडीएफसी लिमिटेड का अनुमान यह है करीब 14% के आसपास की वाई बेसिस पे एक ग्रोथ दिखा सकती है कंपनी और करीब 20% के आसपास मुनाफे में एक डिक्लाइन का अनुमान है। सीक्वेंशियल बेसिस पे जो एनपीएस के नंबर है उसमें स्लाइटली बढ़त आते हुए दिखाई पड़ेगी, 2 से बढ़ के 2.2% के आसपास जीएनपीए रहने का अनुमान और नेट एनपीए भी करीब 1.5 से बढ़ के 1.8% के आसपास रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। एनआईए फ्रंट पे एक म्यूटेड काइंड ऑफ ही ग्रोथ देखने का अनुमान लगाया जा रहा है मार्केट्स, और साथ ही साथ जो एयूएम ग्रोथ है वो भी मोर लेस म्यूटेड ही रहेगी, क्योंकि लॉकडाउन का एक साफ तौर पे इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ा है इस पूरे ही सेक्टर के अंदर, जिसका भी जो नंबर्स पे इंपैक्ट है वो इस क्वार्टर में ही देखने को मिलेगा। एनआईएम स्टेबल रहेंगे क्योंकि बैंक के जो मेजर कस्टमर्स हैं वो ऑनलाइन अपनी ईएमआईज को ट्रांसफर करते हैं, इसलिए भी जो पूरा इंपैक्ट है नंबर्स के ऊपर या फिर ग्रॉस एनपीए के ऊपर वो नहीं आता हुआ दिखाई पड़ेगा। मोरेटोरियम का बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा। लेकिन हाँ, क्रूशियल पार्ट जो रहेगा वो रहेगा कमेंट्री, किस तरह कमेंट्री मैनेजमेंट देते हैं सेकंड हाफ ऑफ द ईयर को लेकर और किस तरह का आउटलुक वो देख रहे हैं अभी के मौजूदा सिनेरियो के अंदर। इसके अलावा जो दूसरा नंबर आने वाला है वो आएगा डाबर का। डाबर के नंबर्स की अगर बात की है तो करीब 17% वॉल्यूम डिक्लाइन की बात स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा है। लोअर एंड पर मार्केट ये भी मान रहा है करीब 10-11% का वॉल्यूम डिक्लाइन होगा और हायर एंड पे कुछ ऐसा ही माना जा रहा है कि 26% तक का डिक्लाइन भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अब तक जो एफएमसीजी कंपनीज हैं, चाहे मैरिको हो, एचयूएल हो या फिर कोलगेट हो, उनके नंबर्स में एटलीस्ट लोएस्ट एंड को भी मार्केट ने एक्सीड किया, तो हो सकता है यहां पर भी वॉल्यूम फ्रंट पे थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन से बेटर आंकड़ा आता हुआ दिखाई पड़े। 14% के आसपास के रेवेन्यूज में डिक्लाइन का अनुमान है और बाकी नंबर्स के लिहाज से भी देखें तो हेल्थ केयर कारोबार के लिए यह माना जा रहा है कि थोड़ा बेहतर प्रदर्शन आता हुआ दिखाई पड़ सकता है अन्य कारोबार के मुकाबले। इंटरनेशनल कारोबार में भी करीब 7% के आसपास की डी ग्रोथ रहेगी। हालांकि अनुमान से या घरेलू कारोबार के सामने इंटरनेशनल कारोबार जो थोड़ा बेहतर परफॉर्म करता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो नजर रखनी होगी इन दोनों ही नंबर्स पे, और मोर और लेस इन दोनों ही नंबर्स के केस में नंबर्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि इनकी कमेंट्री क्या आती है और सेकंड हाफ ऑफ द ईयर को लेकर आउटलुक किस तरह का रहता है। सजदानंद, अपना व्यू दीजिए डाबर पर भी और साथ ही एचडीएफसी लिमिटेड पर भी। डाबर पर पहले, क्योंकि यहां पर अच्छी स्ट्रेंथ हमने नंबर्स से पहले बिल्डअप होती हुई देखी है। जी बिल्कुल, मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर जो स्ट्रेंथ है वो एक्सटेंड होनी चाहिए जिस तरीके से अभी तक इसके ऑस्किलेटर्स प्लेस्ड है। अगर हम ओवरऑल डेटा देखें तो 500 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस वापस एक बार रिविजिट होना चाहिए। तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी। इनफैक्ट 485 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग्स बनाने चाहिए डाबर में एंड टारगेट जोन होगा अराउंड 500 तक का।
HDFC लिमिटेड काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है, बट अगर हम ओवरऑल इसकी रिकवरी प्रोसेस देखें तो अब तक स्टॉक अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज नहीं दे पाया है। तो अगर हम पिछले 2 दिनों का भी डेटा देखें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक शॉर्ट टर्म स्क्वीज यहाँ पर नज़र आ रहा है प्राइस चार्ट पे, जो इंडिकेट कर रहा है कि मे बी कल के सत्र में थोड़ी सी एक एक्सटेंशन आ सकती है। तो मुझे लग रहा है जो इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो 1935 के आसपास है, मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर लेवल वापस एक बार रिविजिट होना चाहिए। स्टॉप लॉस मुझे लग रहा है 1855 के आसपास प्लेस करना चाहिए। एंड जिस तरीके से फिलहाल रिजल्ट्स के लिए स्टॉक प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है एक लॉन्ग बायस से एंटर करने में कोई हर्ज नहीं है। 1855 का स्टॉप लॉस एंड 1935 का होगा कल के लिए टारगेट। ठीक है, तो 1935 का टारगेट है, 1855 का स्टॉप लॉस, लेकिन डाबर पर कन्विक्शन ज्यादा है। खरीदारी का 500 तक के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नंबर से पहले अच्छी मजबूती लेकर हुआ है बंद। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद यतिन से पूछेंगे डीलिंग रूम का हाल। यदि आप लोग बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपनी हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। और दोस्तों, साथ ही आपको बता दूं कि यहाँ पर अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको अपना POA यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसका उपयोग करके हाल ही में देश के एक बड़े ब्रोकर ने 2000 करोड़ का घोटाला किया। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराइए। यतिन के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले टोरेंट फार्मा पर सचिन अपना व्यू दीजिए। ये स्टॉक काफी समय से कंसोलिडेट कर रहा है, ऊपरी स्तरों पर हमने देखा 2450 तक गया, वापस प्रॉफिट बुकिंग दिखी स्टॉक में, और अब फाइनली नंबर्स से पहले अच्छा मूव इस स्टॉक में आया है। तो इस पर एक आउटलुक दीजिए कल के लिए। नंबर्स से पहले नंबर्स अच्छे एक्सपेक्टेड हैं। दीपाली, जैसे आपने विश्लेषण किया है, पिछले 16 हफ्तों से एक अच्छी रेंज डिफाइंड है 2600 से लेके 2300 तक की, और जिस तरीके से पिछले 2 दिनों में यहाँ पर एक पिन बार फॉर्मेशन हुई थी एंड आज के सत्र में जिस तरीके से रिबाउंड हुआ है, मुझे लग रहा है काफ़ी कॉन्फिडेंस है कि यहाँ से ये रैली एक्सटेंड होनी चाहिए। तो अगर हम ओवरऑल सेटअप ही देखें तो मुझे लग रहा है यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए 2340 के स्टॉप लॉस के साथ। 2500 तक की कल के लिए एटलीस्ट एक्सपेक्टेशन होगी। बट ओवरऑल अगर हम रेंज देखें तो मुझे लग रहा है पोजिशनली वापस जो हायर बाउंड है उसका 2600 के आसपास वो एक बार रिविजिट हो सकता है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर 2340 के स्टॉप लॉस के साथ फ्रेश एडिशंस भी करने चाहिए। मुझे लग रहा है एक अच्छा आउट परफॉर्मर रह सकता है विद इन दी फार्मा पैक फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स। तो एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर रह सकता है, खरीदारी की पोजीशन है तो होल्ड कर सकते हैं। लेकिन यतिन बताइए, कौन से 3 स्टॉक्स हैं आज आपके पास डीलिंग रूम से? देखिए, सबसे पहला स्टॉक जो वायदे बाजार का है वो है HDFC लाइफ, और कल एक्सपायरी है, लेकिन एक्सपायरी के साथ साथ निफ्टी की रीबैलेंसिंग भी होगी, क्योंकि वेदांता निफ्टी से बाहर जा रहा है और HDFC लाइफ जो है निफ्टी के अंदर आ रहा है। तो जो रीबैलेंसिंग होगी उसमें लगभग 700 से 800 करोड़ रुपए की बाइंग जो है HDFC लाइफ में देखी जाएगी, जो कि लगभग 1.5 से 2 करोड़ शेयर्स के आसपास है, ऐसा ब्रोकरेजेस का मानना है। तो यहाँ जो है डीलिंग रूम्स बाय की रिकमेंडेशन दे रहे हैं। HDFC लाइफ लगभग अपने डेज के हाइस के आसपास क्लोज करता हुआ आज के सत्र में दिखा। इसके अलावा अशोक लेलैंड भी एक डीलिंग रूम का पिक है, जहां डीलिंग रूम्स को लगता है कि पोजिशनली यहाँ 53 से 55 रुपए का टारगेट बहुत जल्द आ सकता है। घरेलू निवेशक जो है, खास करके म्यूचुअल फंड्स, वो यहाँ बायर्स हैं। और अगर आप न्यूज रिपोर्ट्स देखें तो नीति आयोग जो है एक लार्ज जो स्टेट ट्रांसपोर्टेशन के बसेस के ऑर्डर जो है ला सकता है जल्द, जिसका फायदा कंपनी को होगा। तो अशोक लेलैंड में भी खरीदारी की राय आ रही है डीलिंग रूम्स की पोजिशनल बेसिस पे। और आखिर में जो मिड कैप्स थे आज के सत्र में, जहां फोकस था डीलिंग रूम्स का और HNIs का, वो था गोदावरी इस्पात। ये जो कंपनी है पैलेट्स बनाती है जो स्टील के बनाने में काम आती है, और पिछले काफी दिनों में हमने ये देखा है कि जो पैलेट्स के प्राइसेस हैं वो लगभग 10 से 12% बढ़े हैं। तो ओवरऑल बेसिस पे अगर आप देखें तो गोदावरी इस्पात एंड पावर पैलेट के जो दाम बढ़े हैं उसका बेनिफिशियरी है, और इसीलिए डीलिंग रूम्स को लगता है कि यहाँ शॉर्ट टर्म में 15 से 20% की अपसाइड बन सकती है। जी, तो 3 स्टॉक्स का यतिन ने जिक्र किया, लेकिन आपका व्यू अशोक लेलैंड पर क्या रहेगा सचिन?
दीपाली, यहाँ पर मुझे लग रहा है ऑटो में थोड़ा सा कॉशियस ही रहना चाहिए, बट जिस तरीके से इस पर्टिकुलर स्टॉक की रेंज रही है अराउंड 55 के आसपास, इसे काफ़ी सप्लाई मिल रहा है, बट सपोर्ट भी अगर देखें तो काफ़ी क्रिटिकल हो चुका है अराउंड 48 के आसपास। मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा मैं स्केप्टिकल रहूँगा, यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन इमीडिएटली बनाने की सलाह नहीं दूंगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी मुझे लग रहा है 48 अगर ब्रेक हो जाता है तो काफ़ी बड़ी वीकनेस आ सकती है काउंटर में। ओवरऑल अगर हम इस पूरे सेक्टर को भी देखें तो मुझे लग रहा है वहाँ पर काफ़ी सारे पॉकेट्स हैं जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन के साइंस आ रहे हैं। एक नेगेटिव डाइवर्जेंस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है काफ़ी सारे उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। 55 एक काफ़ी बड़ा हर्डल है एंड 48 एक काफ़ी क्रिटिकल सपोर्ट बन चुका है। मुझे लग रहा है वो अगर ब्रेक होता है तो काफ़ी बड़ी वीकनेस आ सकती है कंपनी में। इसके अलावा आपने भी 2 ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए होंगे, कौन से हैं वो कल के लिए? 2 ट्रेड्स है, एक लॉन्ग पे है और एक शॉर्ट पे है। शॉर्ट पे जैसे मैंने बताया ऑटोस मुझे लग रहा है थोड़ी सी वीकनेस हो सकती है। जिस तरीके से वापस आज हीरो मोटोकॉर्प में बिकवाली हुई है, वहाँ पर एक डार्क क्लाउड कवर फॉर्मेशन हुआ है, मुझे लग रहा है यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए। 2790 2800 के आसपास ही आपको पोजीशन डिप्लॉय करनी चाहिए। 2830 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस एंड 2680 तक की डाउन साइड मुझे लग रहा है 1 से 2 दिनों में आ सकती है। ऑन द कॉन्ट्ररी फार्मा जिस तरीके से आउट परफॉर्म कर रहा है, डिवीज लैब का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर एक राइजिंग ट्री काइंड ऑफ फॉर्मेशन है जो एक रेयर कंटिन्यूएशन पैटर्न है, तो उसी लिहाज से मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छा बुलिश मोमेंटम बरकरार रह सकता है। सो 2370 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर अभी भी लॉन्ग्स ऐड करने चाहिए। 2500 के होंगे इमीडिएट टारगेट्स। जी, इसके अलावा कई स्टॉक्स थे मिड कैप कैटेगरी में जो काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे थे। एक राय एसआरएफ पर ले लेते हैं जहां पर अर्निंग्स का तो ट्रिगर है ही और स्टॉक निचले स्तरों से शानदार रिकवरी लेकर क्लोज हुआ है। 4.5% की मजबूती स्टॉक में दिखी है। 3947 के लेवल्स पर हुआ है ये बंद। एसआरएफ पर अपना व्यू दीजिए कल के लिए, क्या रहेगा? दीपाली, इनफैक्ट यहाँ पर हम जस्ट बुक प्रॉफिट्स इन टुडे सेशन, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर जो 4000 के आसपास का हर्डल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब तक ये पर्टिकुलर हर्डल ब्रेक नहीं होता तब तक बड़े या फ्रेश पोजीशंस बनानी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की सलाह होगी। 4000 एक काफ़ी क्रिटिकल जंक्चर है इस कंपनी में। जी, तो 4000 का इंपॉर्टेंट लेवल है, वो पार होगा, सस्टेन करेगा तो शायद मोमेंटम स्ट्रेच हो। अच्छा, यूपीएल पर अपना व्यू दीजिए। 350 360 के लेवल से इसने चलना शुरू किया, तब से इसमें कांस्टेंट मूव बना हुआ है। बीच बीच में थोड़ा सा रुका जरूर है लेकिन जो कि वाजिब है जब आप कांस्टेंट चलते हैं। तो यूपीएल 460 के लेवल्स पर आपको कैसा लग रहा है? जिन्होंने होल्ड की हुई है पोजीशंस काफी समय से, उनके लिए क्या सलाह होगी और क्या स्ट्रैटेजी है? नहीं, देखिए, एक अच्छी बात रही है काउंटर में कि भले वहाँ पर रेजिस्टेंस है 470 के आसपास, बट जिस तरीके से एक हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस है वो सीक्वेंस इसने अच्छी तरह मेंटेन की है और एक कॉन्ट्रैक्टिंग रेंज यहाँ पर ऑलरेडी फॉर्म हो चुकी है। अगर हम ओवरऑल पिछले 4 दिनों का डेटा देखें तो यहाँ पर मुझे लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे एक आइदर साइड ब्रेकआउट होना चाहिए, बट फिलहाल तो मुझे लग रहा है 470 के टारगेट के लिए यहाँ पर थोड़े से लॉन्ग्स रखने में कोई हर्ज नहीं है। इंट्राडे के लिहाज से मुझे लग रहा है अराउंड 455 एक काफ़ी क्रिटिकल लेवल होगा, तो उसी के स्टॉप लॉस के साथ आपको ये पोजीशन बनानी है। बट 472 एक रिव्यू जोन होगा स्टॉक के लिए। ठीक है, तो 470 पॉसिबल है, वहां पर रिव्यू लेने की जरूरत है। लेकिन यूपीएल दिन के हाई पॉइंट पर ही ऑलमोस्ट आज हुआ है बंद। चलिए, शुक्रिया सजदानंद आने के लिए शो में और सभी स्टॉक्स पर स्ट्रैटेजी देने के लिए। कल का इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अकाउंट ओपन कर